बचपन से दबाव और विकृत पारिवारिक माहौल में पले बढ़े क्राइवेन को जानवर के खून से संक्रमित होने पर असाधारण शक्तियां मिल गईं। ये उसके लिए न केवल शारीरिक रूप से एक परिवर्तन था बल्कि मानसिक रूप से भी एक बदलाव था। जागने के बाद क्राइवेन को यह एहसास नहीं हुआ कि उसके शरीर में कोई बदलाव हुआ है। पिता की निर्दयता ने उसे इस घर को छोड़ने का और भी दृढ़ संकल्प बना दिया। कमरे में जाकर सामान समेटते समय क्राइवेन को अपनी जेब में दवाइयां मिली। उसे पता था कि बोतल की दवा ने उसकी जान बचाई थी। सभी सवालों के साथ उसने घटनास्थल जाकर सच्चाई जानने का निर्णय लिया। विला के दरवाजे पर पहुंचने पर क्राइवेन की मुलाकात अपने भाई डेमी से हुई। उसने डेमी को अपने साथ हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताया, जैसे कि 3 मिनट की मौत के बाद अचानक जीवित हो जाना और विभिन्न जानवरों की बातचीत सुन पाना। डेमी नहीं चाहता था कि वह अकेला पिता के पास रहे, लेकिन स्पष्ट रूप से क्राइवेन ने अपना मन बना लिया था। उसे यह समझना था कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। अफ्रीका के विशाल मैदानों में लौटते समय क्राइवेन ने अनजाने में धरती की लगातार गड़गड़ाहट सुनी। मुड़कर देखा तो काले बादलों की तरह जंगली भैंसों का झुंड तेजी से आ रहा था। अब बचने की कोशिश करना बहुत देर हो चुकी थी। उसने सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की कि वह इस विपत्ति से बच जाए। दौड़ता हुआ जंगली भैंसा उसके पास से गुजर गया और सीधे आगे बढ़ गया। सिर उठाकर क्राइवेन ने देखा कि एक भैंस उसके सामने रुक गई थी। भैंस की आंखों में देखते हुए उसे लगा जैसे वह भैंस के मन की बात समझ गया हो। इस क्षण उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके पास जानवरों से संवाद करने की क्षमता है। पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए क्राइवेन अपनी मां द्वारा उनके भाइयों के लिए बनाए गए छोटे लकड़ी के घर तक पहुंच गया। रात हो चुकी थी और क्राइवेन थकान से चूर होकर एक पेड़ के नीचे टिककर सो गया। सपने में उसने मानसिक अस्पताल में अपनी मां की दर्दनाक चीखें सुनी और अपने पिता की कठोर डांट भी सुनी। अचानक की आवाज ने उसे जगा दिया। खड़ा होकर क्राइवेन ने सतर्कता से चारों ओर देखा। बाज की आंखों से उसने जल्दी ही देखा कि वह एक हिरण था। अगले दिन उसने एक भाला बनाया और उसे फेंक दिया। भालू की ताकत से भाला 1000 मील दूर उड़कर बड़े पेड़ को भेद गया। जंगल में हलचल महसूस करते हुए क्राइवेन ने तेजी से पीछा किया। चीते की गति ने उसे एक हिरण के साथ बराबरी पर ला दिया और दोनों घने पेड़ों के बीच दौड़ रहे थे। एक खाई को पार करते हुए क्राइवेन ने अचानक छलांग लगाई और सीधे पार कर गया। अपने शरीर में इतने बड़े बदलाव को देखकर क्राइवेन ने उत्सुकता से एक बड़े पेड़ पर चढ़कर अपने शरीर की सीमाओं का परीक्षण करने का सोचा। दूरबीन से उसने देखा कि कोई अवैध शिकार कर रहा है। समय बर्बाद किए बिना वह तुरंत पेड़ से कूदकर शिकारियों के शिविर में पहुंच गया, लेकिन वह फिर भी देर से पहुंचा। शिकारी पहले ही अपने शिकार के साथ भाग चुके थे। कटे हुए सींगों वाली जंगली भैंसों की लाशों को देखकर क्राइवेन अपने अस्तित्व के अर्थ के बारे में सोचता रहा। भाग्य ने उसे यह असाधारण शक्ति दी। शायद यह उसे इस दुनिया के अन्याय से लड़ने के लिए दिया गया था। इस समय शिकारी अचानक लौट आए और उन्होंने क्राइवेन को देखा। क्राइवेन ने जमीन से चाकू उठाया तो शिकारी ने बंदूक तानकर उसे कोई मूर्खता न करने की चेतावनी दी। अंततः क्राइवेन के भीतर दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। क्राइवेन ने तेजी से चाकू फेंककर शिकारी के सिर को भेद दिया। फिर उसने बिना रुके दूसरे शिकारी पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। अपने खून से सने हाथों को देखकर क्राइवेन ने भी ठान लिया कि वह सभी अवैध शिकारियों को भारी कीमत चुकाएगा। मैदान में लौटते समय क्राइवेन को अपने भाई का संदेश मिला, जिसमें उसने अपने जन्मदिन की पार्टी में आने का अनुरोध किया था। भले ही क्राइवेन अपने पिता से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन उसने हमेशा डेमी के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस की। इसलिए उसने डेमी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद मिलने का वादा किया। आराम करने का सोचते ही क्राइवेन ने शिकारियों की गोली चलने की आवाज सुनी। शिकारियों ने बड़ी संख्या में गायों के सींग काटकर ट्रक में लाद दिए। जाने की तैयारी में उन्होंने दरवाजे पर इंतजार करते क्राइवेन को देखा। शिकारियों के नेता ने अपनी संख्या का फायदा उठाकर क्राइवेन को रास्ता बनाने पर मजबूर किया। धमकी का सामना करते हुए क्राइवेन ने कोई परवाह नहीं की। शिकारी ने ट्रक चालू कर उसे कुचलने की कोशिश की। क्राइवेन ने तुरंत जैकेट उतारी, ट्रक के नीचे घुसकर पलटी मारकर ट्रक के पीछे चढ़ गया और शिकार शुरू कर दी। 2 तेज धार वाले चाकुओं ने शिकारियों को पहचानने लायक नहीं छोड़ा। ट्रक के पीछे के शिकारियों को खत्म कर क्राइवेन ने कांच तोड़कर ड्राइविंग सीट में छलांग लगाई। उसने तुरंत सहचालक की सीट पर बैठे शिकारी की नाक काट ली। स्थिति को समझते हुए शिकारी के नेता ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन स्पष्ट रूप से गोली क्राइवेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यह देखकर कि वह क्राइवेन का मुकाबला नहीं कर सकता, नेता ने तुरंत ड्राइवर को वहां से भागने का आदेश दिया। क्राइवेन ने पीछा नहीं किया, बस नेता की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। अगले दिन नेता लंदन बैल के सींग लेकर लौट आया, परंतु उसे जो भी उम्मीद थी वह यह नहीं थी कि क्रेवेन पहले ही यहाँ पहुंच चुका था। क्रेवेन ने अपने नोटबुक से सरगना का नाम काटते हुए एक तीर छोड़ा, जो सीधे सरगना के माथे में जा धंसा और उसे वहीं ढेर कर दिया। सींग खरीदने वाला गैंगस्टर बॉस भी इस हमले से नहीं बच सका। सरगना के आने से पहले ही क्रेवेन ने उसे दरवाजे पर तीर से ठोक दिया था। गैंगस्टर बिल्डिंग से निकलते हुए क्रेवेन ने एक लड़की को रोका और उसे वह टैरो कार्ड थमा दिया जो उसके पास था। जाहिर है वह वही लड़की थी जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। कैलिप्सो ने भी क्रेवेन की पहचान कर ली। दोनों एक बेंच पर बैठकर पुरानी बातें करने लगे। इस प्रकार क्रेवेन को औषधि की पूरी कहानी पता चली। वह चाहता था कि कैलिप्सो उसे बुराई को दंडित करने और अच्छाई को बढ़ावा देने में मदद करे। उसके पास अपराधियों की एक सूची है और उसे उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए उसकी मदद चाहिए। न्याय से परिपूर्ण कैलिप्सो ने उसकी सहयोग की पेशकश स्वीकार कर ली। इसी बीच क्रेवेन के पिता का सबसे बड़ा दुश्मन इलेक्सी को जेल में गैंगस्टर सरगना की हत्या की खबर मिली। उसके आदमियों ने बताया कि यह संभवतः हाल ही में चर्चित शिकारी क्रेवेन का काम है और उसके पास अपराधियों की एक सूची है जिसमें उनके नाम भी हो सकते हैं। इलेक्सी ने अपने आदमियों को पहले जानकारी जुटाने के लिए भेजा। अब उसका प्राथमिक उद्देश्य मृत गैंगस्टर सरगना की जमीन पर कब्जा करना था। अगले दिन इलेक्सी ने गैंगस्टर सरगना के एक गुर्गे से मुलाकात की। छोटे भाई ने आते ही उसे तुच्छ समझा और उसका मजाक उड़ाया कि उसने खुद को राइनोमैन जैसा पुराना नाम क्यों दिया। इलेक्सी जानता था कि अगर उसे अपनी जगह बनानी है तो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा। इसके लिए उसने अपने शरीर से औषधि के पाइप निकाल दिए। कुछ ही पलों में उसका शरीर बदलने लगा और ग्रे स्केल्स ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। एक छोटे भाई ने यह देखकर उस पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद अलेक्सी फिर से उठ खड़ा हुआ। कठोर हो चुकी त्वचा से गोली निकालकर उसने अपने शरीर से दवा की नली को फिर से जोड़ लिया। औषधि के प्रभाव से वह जल्दी ही सामान्य हो गया। अचानक गोलियों की तेज आवाज के साथ गैंगस्टर सरगना का एक वफादार गुर्गा भी वहीं पर गिर पड़ा। इलेक्सी ने छोटे भाई के नेता से कहा कि अगर वह उसके साथ जुड़ जाए तो वह उसकी जान बख्श देगा। एक अधीनस्थ ने स्थिति को समझते हुए तुरंत गोली चलाकर उस अधीनस्थ को मार डाला जिसने भविष्य के बॉस पर गोली चलाई थी। क्रेवेन के पिता निकोलाई को भी गैंगस्टर सरगना की हत्या की खबर मिली। उसने सरगना के एक छोटे सदस्य से मिलकर उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की। बातचीत में निकोलाई को एहसास हुआ कि वह पहले से ही दूसरों के साथ सहयोग कर रहा था। जैसे ही उसने यह कहा, एक हत्यारा सामने आ गया और उस पर गोली चलाने लगा। सौभाग्य से निकोलाई
निकोलाई ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और अपने अधीनस्थ को ढाल बना लिया। अधिक हत्यारे इस समय अपनी छद्मवेशी हटाकर उस पर बेरहमी से हमला करने लगे। आखिरकार वह एक गैंगस्टर बॉस था, उसके पास कुछ तरकीबें थीं। कुछ संघर्ष के बाद उसने सभी हथियारों को मार गिराया। पियानो के नीचे छिपे अपने बेटे को देखकर निकोलाई बहुत निराश हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका बेटा इतना बेकार और अयोग्य क्यों है। डेमी भी अपने पिता की रक्षा करना चाहता था, लेकिन अपनी स्वाभाविक कमजोरी के कारण नहीं कर सका। यही कारण था कि निकोलाई क्रेवेन को अधिक महत्व देता था, लेकिन अब वे दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से अलग हो चुके थे। एलेक्सी को उसके आदमियों ने हत्या के असफल प्रयास की खबर दी और एक हार्ड ड्राइव सौंपी, जिसे किसी ने उनके दरवाजे पर छोड़ दिया था। हार्ड ड्राइव की सामग्री देखकर एलेक्सी चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रसिद्ध शिकारी वास्तव में निकोलाई का बेटा है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एलेक्सी ने पहले हमला करने का फैसला किया। इसी बीच रूस की एक भारी सुरक्षा वाली जेल के सामने एक रहस्यमय व्यक्ति क्रेवेन के जेल से भागने के निशानों की जांच कर रहा था। तभी एक जेल प्रहरी गुजरा और रहस्यमय व्यक्ति से पहचान पूछी। रहस्यमय व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गॉगल्स उतारकर उलटी गिनती शुरू कर दी। होश संभालते ही प्रहरी ने पाया कि रहस्यमय व्यक्ति गायब था। मुड़कर देखा तो पाया कि रहस्यमय व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। स्थिति समझने से पहले ही प्रहरी को रहस्यमय व्यक्ति ने सिर में गोली मार दी। क्रेवेन अपने भाई के अपार्टमेंट में तय समय पर पहुंचा। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने दीवार चढ़कर डेमी के कमरे में घुसा। अपने भाई को देखकर डेमी बहुत खुश हुआ और उसे रात में रुकने और जश्न मनाने के लिए कहा। दोनों रेस्टोरेंट में गए, जहां डेमी ने क्रेवेन को अपने पिता पर हुए हमले के बारे में बताया। अब वह अपने पिता द्वारा तुच्छ समझे जाने से तंग आ चुका था, इसलिए उसने कुछ बड़ा करने का फैसला किया ताकि सभी उसे सम्मान की नजर से देखें। बातचीत के दौरान निकोलाई अचानक वहां आ गया। बेटे को देखकर निकोलाई नंबर 1। लेकिन क्लेविन ने उसके आगमन पर ठंडी नजर डाली। आज छोटे भाई का जन्मदिन होने के कारण क्लेविन ने अस्थायी रूप से पिता से सुलह करने का फैसला किया। रात में क्लेविन नशे में धुत डेमी को अपार्टमेंट वापस ले आया। जंगल में सालों सोने के कारण वह समाज में घुल मिल नहीं पाया, इसलिए उसने कपड़े उठाए और पार्क में रात बिताने का इरादा किया। अगले दिन सुबह अपार्टमेंट लौटने पर क्लेविन ने पाया कि उसका भाई गायब है। वह छत पर दौड़ा, जहाँ उसने देखा कि उसके भाई को कार में ले जाया जा रहा है। अपने भाई को बचाने की तीव्र इच्छा में उसने ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। हाथ पैरों का इस्तेमाल कर वह शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ा। समय बचाने के लिए क्लेविन फुटब्रिज पर दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वह पीछे रह गया। कार निकल चुकी थी। इस समय अपहरणकर्ताओं ने भी क्लेविन को देख लिया। अपनी फुर्तीली चालों के साथ क्रेवन ओवरपास पर दीवारों और छतों पर चढ़ते हुए भीड़ से बचते हुए एक तेज चीते में बदल गया। अपहरणकर्ताओं ने क्लेविन से छुटकारा पाने के लिए जानबूझकर रास्ता बदला। नंबर 15। क्लेविन ने बिना सोचे कांच तोड़ दिया और सड़क पर गिर पड़ा। जल्दी उठकर उसने तेजी से हाथ हिलाए और आगे बढ़कर पीछा किया। अपहरणकर्ता जो सोच रहे थे कि उन्होंने मुसीबत से छुटकारा पा लिया है, ने राहत की सांस ली। तभी वे सड़क किनारे से उठते क्लेविन से टकरा गए। अपहरणकर्ताओं ने ड्राइवर को तुरंत रिवर्स गियर में डालकर वहां से निकलने को कहा। नंबर 19। क्लेविन तेजी से दौड़कर कार की छत पर चढ़ा और मुट्ठी से विंडशील्ड पर जोर से प्रहार किया। ड्राइवर ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया, क्लेविन को गिराने की कोशिश की। नंबर 21। क्लेविन ने मजबूती से हैंडल पकड़ा, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है अपहरणकर्ता उसे मौका नहीं देना चाहते थे। नंबर 23। सांप की चालों से उन्होंने क्लेविन को कार की छत से गिरा दिया। नंबर 24। क्लेविन जानता था कि समय बर्बाद करना बेकार है। नंबर 25। उसने पूरी ताकत से फिर कार की छत पर चढ़कर सनरूफ पर प्रहार किया। कार के अंदर अपहरणकर्ता घबराकर बुलेट प्रूफ ग्लास पर गोली चला दी। नंबर 27। कठोर कार की खिड़की का सामना करते हुए क्लेविन लगातार कमजोर बिंदु खोजता रहा। उसने अपनी ताकत से कार का दरवाजा उखाड़ दिया। अंदर के अपहरणकर्ता ने यह देखकर पागल होकर उस पर गोलियां चलाई। क्लेविन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। ड्राइवर की सीट पर बैठे अपहरणकर्ता ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया, जिससे क्लेविन एक गुजरती कार से टकरा गया। कार चलते चलते एक विमानतल के टर्मिनल पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने डेमी को हेलीकॉप्टर में रखा, क्लेविन पहुंच गया। उसने रस्सी फेंककर हेलीकॉप्टर के लैंडिंग गियर को लपेट लिया और पूरी ताकत से खींचते हुए उड़ान रोकने की कोशिश की। अपहरणकर्ता ने राइफल उठाकर नीचे गोलीबारी शुरू कर दी। नंबर 36। क्लेविन मजबूरन कवर के पीछे छिप गया। नंबर 37। जब कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने लोहे की छड़ उठाकर फेंक दी। लोहे की छड़ अपहरणकर्ता के शरीर को चीरते हुए समुद्र में गिर गई। पायलट ने तेजी से कंट्रोल स्टिक खींची और घबराहट में उड़ान भरी। नंबर 40। क्लेविन ने छलांग लगाई, रस्सी पकड़कर जमीन से ऊपर उठ गया। नंबर 41। उसे गिराने के लिए पायलट ने उड़ान की ऊंचाई कम कर दी, जिससे क्लेविन समुद्र में आ गया। नंबर 42। क्लेविन ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा, समुद्र पर फिसलते हुए। जड़ता के कारण वह लटकते हुए झूलता रहा। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्लेविन ने बाएं दाएं बचते हुए समुद्र के खंभों से बचा। नंबर 46। लेकिन जैसे ही वह सतह पर आया, वह एक बुआ से टकरा गया। नंबर 47। जोरदार टक्कर ने उसे सीधे उछाल दिया। क्लेविन को आखिरकार छोड़कर अपहरणकर्ता का सरगना भी राहत की सांस लेता है। 49 नंबर शहर लौटकर क्लेविन कैलिप्सो के लॉ फर्म पहुंचा। उम्मीद थी कि वह अपने संबंधों से डेमी का पता लगा सके। नंबर 50। जल्द ही कैलिप्सो के मुखबिर ने खबर दी, लेकिन मुखबिर पहले ही एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा खरीदा जा चुका था। जैसे ही कैलिप्सो गया, मुखबिर रहस्यमय व्यक्ति के समूह में मर गया। नंबर 53। उत्तरी तुर्की पहुंचकर क्लेविन ने शिकार का समय शुरू किया। नंबर 54। उसने ब्लोगन निकाली और अंधेरे में अदृश्य रहते हुए हत्या कर दी। अपहरणकर्ताओं को एहसास नहीं हुआ कि कोई अंदर आ गया है। वे क्लेविन की ब्लोगन से मर गए। नंबर 57। अंधेरे में एक जोड़ी चमकती भूरी पीली आंखें सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। नंबर 58। क्लेविन अपहरणकर्ताओं के पीछे दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उसकी हल्की चाल किसी ने नहीं देखी। दूसरी मंजिल के गार्ड को खत्म करने के बाद सरगना जान गया कि क्लेविन आ गया है। उसने अपने आदमियों को बाहर निकलने का आदेश दिया, तय किया कि क्लेविन को मारना होगा। हालांकि अपहरणकर्ता भारी हथियारों से लैस थे, लेकिन इस मार्वल के हथियारे के सामने वे टिक नहीं पाए। नंबर 63। क्लेविन ने अंधेरे गलियारों में कूदते हुए हत्या का तांडव मचाया। एक के बाद एक अपहरणकर्ता उसकी तलवार से मरते गए। अपहरणकर्ता का सरगना गोली चलाना चाहता था, लेकिन क्लेविन ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने क्लेविन से कहा कि भले ही तुम मुझे मार दो, तुम उसके भाई को नहीं ढूंढोगे। इस समय क्लेविन को एहसास हुआ कि वह जाल में फंस गया है। नंबर 68। दूरबीन से उसने जंगल में छिपे अपहरणकर्ता को देखा। इस समय उसने रॉकेट लॉन्चर उठाकर क्लेविन पर गोली चला दी। नंबर 70। क्लेविन बच नहीं सका और सरगना के साथ चट्टान से गिर गया। उसने पूरी ताकत से बचाने की कोशिश की। अपने आप से कहो कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। मरने से पहले सरगना ने कहा कि यह सब राइनो मैन ने उसे करने को कहा था। अचानक की गड़गड़ाहट ने क्रेवन को खतरे का एहसास करा दिया। मुड़कर देखा तो पहाड़ी की चोटी पर स्थित मठ ढह चुका था। विशाल पत्थर सीधे उन दोनों पर गिर पड़े। रहस्यमयी व्यक्ति सुरागों का पीछा करते हुए मठ में पहुंच गया। क्रेवन द्वारा छोड़ी गई चीजों की जांच करते समय वह 2 पुलिसकर्मियों से टकरा गया। रहस्यमयी व्यक्ति ने सम्मोहन शक्ति का उपयोग कर दोनों की गर्दन में जहर का इंजेक्शन लगा दिया। पहले रॉकेट लॉन्चर चलाने वाले 2 अपहरणकर्ता नीचे क्रेवन की लाश की तलाश में आए। उन्हें पता नहीं था कि क्रेवन उनके पीछे आ चुका था। अपहरणकर्ताओं के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने उनके पैर तोड़ दिए। क्रेवन ने उसका सिर पकड़कर जोर से पत्थर पर मारा। दूसरे अपहरणकर्ता ने लकड़ी का डंडा उठाकर क्रेवन पर हमला किया। क्रेवन ने एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। हवाई अड्डे की ओर जाते समय क्रेवन ने कैलिप्सो को फोन किया और बताया कि यह सब एक जाल है। उसे तुरंत वकील के कार्यालय से निकलने को कहा। नीचे
देखा तो 5 गुंडे दरवाजा खोलकर अंदर आ चुके थे। सामान समेटते समय उसने दराज में पड़ी बेल्ट को देखा। काफी सोच विचार के बाद उसने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। राइनो मैन ने क्रेवन की असली पहचान डेमी को बता दी और अपनी शक्तिशाली क्षमता का प्रदर्शन किया। तो उसने कहा कि उसका इरादा उसे अगवा करने का नहीं था। जब वह अभी भी एक अज्ञात छोटा व्यक्ति था, उसके घमंडी और अहंकारी पिता ने उसके प्रति विभिन्न प्रकार की तिरस्कार और अवमानना दिखाई। इसलिए उसने कसम खाई कि वह सभी को प्रभावित करेगा। उसने एक बायोकेमिस्ट को ढूंढा जिसने उसे इस स्टील बॉडी में बदल दिया। ये सुनकर डेमी का दिल बहुत प्रभावित हुआ। आखिरकार वे दोनों एक ही तरह के लोग थे, कमजोर जो एक नई दुनिया बनाना चाहते थे। बातचीत के दौरान अचानक कोई अंदर घुस आया। राइनो मैन ने आदमियों को लिफ्ट के दरवाजे पर पहरा देने को कहा। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया और सम्मोहन शक्ति से सीधे कमरे में चला गया। उसने राइनो मैन को बताया कि उनके पास एक समान दुश्मन है, जो अगर वे सहयोग करें तो निश्चित रूप से क्रेवन को मार सकते हैं। इस तरह दोनों ने सभी संसाधनों को एकत्रित किया और क्रेवन का शिकार शुरू कर दिया। रहस्यमयी व्यक्ति ने क्रेवन के खिलाफ एक विशेष जहर भी तैयार किया। राइनो मैन ने डेमी को धमकाया और क्रेवन को जंगल में अंतिम लड़ाई के लिए बुलाने को कहा। हथियारबंद गुंडों का एक समूह शिकार जाल लेकर जंगल में घुस गया। क्रेवन ने स्विच दबाया और अपनी अंतिम हथियार को तैयार किया। इस तरह दो खलनायकों के बीच की शताब्दी की लड़ाई शुरू हो गई।